2023 का अख्ताम होने को है और माली साल 2024 का बजट आने वाला है। ये साल किस तरीके से अख्ताम पजीर हुआ, कराची में रहने वाले लोग और मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात इस पर क्या राय रखते हैं और क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि कैसा होगा 2024 या माली साल 24 का बजट, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक लोकल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ ख़रीदार भी हैं, दुकानदार तो हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और कुछ डिफरेंट डोमेन के लोग हैं और इनसे हम बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो ये बताएं आप किस शोबे से हैं? मेरा टिप से तल्लक है, डॉक्टरी से। डॉक्टर हैं आप? जी। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, माशी सूरत हाल मुल्क की जैसी चल रही है, बीइंग और डॉक्टर, इसको आप कैसा देख रहे हैं और अपकमिंग बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके शोबे पे इंपोर्ट बंद होने के हवाले से कोई इशूज़ वगैरह हैं? बीइंग अ डॉक्टर आई एम मोर वरीड अबाउट माई पेशेंट्स। मैं उन पेशेंट्स को देखता हूँ बिकॉज द वट एवर हेल्थ फैसिलिटीज़ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इज़ गेटिंग every day costlier and costlier. It is out of the reach of the people. इसकी वजह क्या है सर? इसकी एक तो महंगाई बढ़ रही है, then all medicine, जो भी हम दवाइयाँ ख़रीदते हैं, जो भी मेडिकल सप्लाई ख़रीदते हैं, सर्जिकल सप्लाई खरीदते हैं, all is imported and there is a big dollar and rupee discrepancy हमने देखी है पिछले 1-2 साल में, which was unexpected and that is directly affecting the patients who are going to pay from their pockets. और दूसरा इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि वट एवर इम्पोर्ट्स, एसेंशियल इम्पोर्ट सर्जिकल सप्लाईज़ की या मेडिकल सप्लाईज़ की, दे आर बीइंग हैम्पर्ड बिकॉज जो हमारे सप्लायर्स हैं दे आर वेटिंग कि प्राइस जब बढ़ेगी देन वी हैव टू गिव द सप्लाई बिफोर बजट। व्हाट इज़ द सिचुएशन और आप फिर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त बीइंग अ डॉक्टर और जब आप इतने अहम मामला को हाईलाइट कर रहे हैं? या वैसे हमें गवर्नमेंट का इस पॉइंट पे हैज़ टू टेक प्रोएक्टिव रोल्स because this is affecting everyone, especially the patients, and गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली इस पॉइंट को लेना चाहिए एंड इस प्राइस को कॉमन मैन जैसे इफ़ेक्ट हो रहा है इसको कैसे कंपनसेट करना है एंड हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प दिस पेशेंट. I know there are very good peoples, very enlightened peoples in the administration. They can come up with lot of bright solutions, but I see this is the need of our that all stakeholders should sit together and come up with solutions rather than repeating the problems and problems. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अहम मामलात को हाईलाइट किया है कि एसेंशियल्स की इंपोर्ट की वजह से बड़े इश्यूज आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बताएं आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट है। डॉक्टर साहब ने तो बजट के हवाले से बड़े मामलात को हाईलाइट किया है और बड़े इश्यूज भी बता रहे हैं कि कुछ इंपोर्ट रुकने की वजह से पेशेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, मेडिसिन की कॉस्ट में बढ़ गया। तो हमारा जो तालिब इल्म है वो संगीन मुआशी हालात में कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है और क्या सोच रहा है? अगर हम देख लें, अगर 1-2 साल पहले की सूरत हाल देख लें तो उस वक़्त जो फ़ीसें थी वो बिल्कुल नॉर्मल फ़ीस थी जो यूनिवर्सिटी के, लेकिन अभी जो ख़ासकर इसी कोरोना के बाद जो मामलात हैं तकरीबन 200% से ज़्यादा फ़ीसें बढ़ी हैं। जहां हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हैं वो सारे वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, उनके पास उनके इतना जो है ना दौलत नहीं होता कि इतनी ज़्यादा इतने वसाइल नहीं होते कि अपनी फ़ीसें जमा करें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हुक्मरान तबका है उसने सारा जो अपना बोझ है वो हमारे ऊपर डाल दिया है, जहां हमसे ही वो जो है ना कर्ज़ हैं, जो पैसे उन्होंने काए और का के जो है ना अपने जो दौलत उन्होंने बढ़ाया है अब वो हमसे ही निकाल रहे हैं जो हमारा वर्किंग क्लास है। आप अस्सलाम वालेकुम आंटी, इसकी बात से बच्चे की इत्तेफाक करती हैं? जी मैं करती हूँ। अभी की हुकूमत जो इस वक्त पिछले 1 साल से बराजमान है वो कुछ इस बजट में रिलीफ दे सकती है? आप उम्मीद करती हैं इनसे? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी, क्या चाहती हैं कि आवाम के लिए क्या करे? वो देनी चाहिए। मैं समझती हूँ पहले भी ये हुकूमत करती रही है, ये नहीं कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये पहले भी जब आती रही है तो आप समझती हैं तजर्बेकार हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ना पिछली हुकूमतों से उम्मीदें थी, ना ही जो आगे वाले आने वाली हुकूमतें हैं ना ही उनसे उम्मीदें, क्योंकि सारे सरमायादार हैं, इन्हें अपने दौलत की पड़ी है, ना ही आवाम के लिए इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में जो है ना ऐसे काम किए हैं जो रिलीफ मिल सके। अब रिलीफ क्या देंगे? 300 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, अब कल परसों जो है ना उन्होंने 10-15 रुपये जो है ना कम करके इसको रिलीफ समझ रहे हैं। 20 रुपये तो कम हो गया, 20 रुपये कम किए। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें जो तेल की खरीदारी है, रशिया से कह रहे हैं हम जो है ना क्रूड ऑयल ले रहे हैं, लेकिन अभी तक
वो जो है ना रेट अभी तक वही पहले वाले हैं जो 262 इस वक्त पर लीटर मिल रहा है। जो आम सी आवाम है ठीक है, हुक्मरान तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पेट्रोल 500 भी हो जाए। आप क्या पढ़ते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं आप जी। और आपको सारी खबरों की आगाही है? जी बिल्कुल। अभी देखें खासकर तालीम के हवाले से हम देखें, जो खासकर तालीम में इतनी जो है ना तरक्की, साइंस ने इतनी तरक्की की है कि उसको बरोकार ला के हम यहाँ पे मुफ्त तालीम दे सकें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन बजाय इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने के, यहाँ पे फीसें जो है ना 200 से 300% इजाफे करके जो है ना हमारे ऊपर बोझ डाला जा रहा है। बड़ा अहम इशू है, एक तालिब इल्म का इशू है। साहब आप पहले तो बताएं क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। तो मेरे भाई कैसे जिंदगी गुजर रही है, कैसे बजट घर का चल रहा है? ये बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में तो अब दोनों मिला के 2 दफा में 20 रुपए की कमी हो गई है, तो कोई रिलीफ है? नहीं, इसमें क्या कहते हैं कि जी आटे की कीमतें भी कम हो जाएंगी और भी चीजों की। तो कुछ नहीं किया। अच्छा, आगे देखो इतना जुल्म हो रहा है, ये इतनी महंगाई कैसे पूरा करेंगे? खातून समझती है कि ये हुकूमत हमें बहरानों से निकाल सकती है? हमें तो नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आ रही है। आप ऐसे किस बुनियाद पे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे एटमी धमाके किए, जैसे कराची पाकिस्तान में अमन दिया, बंद बोरियां लाशें थी वो ख़त्म की, वो अमन दिया, एकदम से नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अवाम साथ दे, थोड़ा सब्र करे, पाकिस्तान की अल्लाह बेहतरी करे। पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए। भाई अस्सलाम वालेकुम, किस काम से वाबस्ता हैं? सर मैं तो कैमरामैन ही हूँ। अच्छा जी, कैमरामैन है। कहाँ काम करते हैं? मैं अपने मॉडल कॉलोनी में काम करता हूँ। तो मुझे ज़रा बताएं ना कैसे हालात और वाक़यात चल रहे हैं और आपका कैमरा क्या देख रहा है कि किस तरफ मामला जा रहे हैं? सर मेरे कैमरे के अंदर तो कोई लुक ही नहीं आ रही ना, मतलब कोई पिक्चर ही नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब अगर मैं स्टिल का भी काम कर रहा हूँ तो उसमें भी कोई पिक्चर आ ही नहीं रही, मतलब काम नहीं है। अच्छा, काम इसलिए नहीं है कि अब लोग जो है ना वो काम इस तरफ आ नहीं रहे हैं, मतलब बजट के हिसाब से भी और महंगाई के हिसाब से भी। अच्छा, इसलिए कि हमारी जो हुकूमत है वो आवाम के लिए कुछ आती ही नहीं है। सर बजट आवाम के लिए हर साल आ रहा है, उसके अलावा भी छोटे छोटे मिनी बजट आते रहते हैं। लेकिन सर एहसास दिलाते रहते हैं कि जी हुकूमत है आपके लिए। लेकिन सर हुकूमत सिर्फ नाम की है ना। अच्छा, बाकी तो कोई काम तो कर नहीं रहा। क्या काम आपको चाहिए? नहीं मुझे तो देखिए बहुत सारा काम चाहिए, मतलब मुझे तो अपने लिए घर के लिए घर चलाना है मुझको। ठीक है। मुझे पेट्रोल भी सस्ता चाहिए, मुझे आटा भी सस्ता चाहिए, मुझे मतलब खाने पीने की अशिया तो कम से कम सस्ती हो। ठीक है। मतलब जब यही चीज़ सस्ती नहीं होगी तो मतलब कैसे इंसान जिएगा? मतलब कुछ कर नहीं सकता, मतलब कोई काम, मतलब इस टाइम माइंडली जो है बहुत ही मतलब माइंड ख़राब है बंदे का, मतलब कुछ करने के लिए है नहीं, मतलब आगे दिख भी नहीं रहा। ठीक है। इसलिए कि अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हुकूमत सिर्फ अपने लिए ही चाह रही है। IMF के पास जानने की कोशिश कर रही है लेकिन वो रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पा रही। दावे कर रहे हैं कि कर लेंगे क्योंकि वो पैसे देगा तो हमारा बजट चलेगा। बिल्कुल तो बजट चलेगा, लेकिन सर वो बजट देगा ही नहीं अब। ओके। वो इसलिए नहीं देगा कि वापस कुछ देना ही नहीं है, वो दे तब कि ये दें। ठीक है। जब ये देंगे ही नहीं तो वो भी नहीं देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। मजमूई सूरत हाल में कुछ लोग पॉजिटिव हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शदीद परेशान है। वर्किंग क्लास की तरफ चलते प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक निजी अदारे के दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग, यानी कि जो प्योर वर्किंग क्लास है, जो सैलरी पे भी टैक्स देती है और उसके अलावा और भी अनगिनत टैक्सेस देती है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वर्किंग क्लास आने वाले बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा, बजट हर साल आता है, तो ये जो साल का ये वाला महीना होता है इसमें आपकी क्या उम्मीद होती है कि कोई रिलीफ मिलेगा या सिर्फ सरकारी लोगों को रिलीफ मिलता है या प्राइवेट लोगों को नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये कि अब बजट तो रोजाना ही आता है। अच्छा। अब वो वाला टाइम खत्म हो गया जब साल में दफा बजट आता था, हम उम्मीद लगाते थे या हम मायूस होते थे। अब बजट तो रोजाना ही आ रहा होता है और रोजाना ही चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो अभी भी कोई अच्छी उम्मीद तो है नहीं। ओके। हो सकता है कि इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में ये गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे, लेकिन कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है। वैसे इसके आने से कबल फोर्टनाइटली जो रिलीफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस में मिला है और फिर और भी प्रोडक्ट की प्राइसेस में जो कमी वाक़ई हो रही है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये एक साइन है कि रिलीफ शायद हो? नहीं, ये साइन नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। ओके। और इलेक्शन की तैयारी के लिए अभी लोग कर रहे हैं सारे काम। ठीक है। रिलीफ वगैरह जो भी है। ठीक है। अवामी हुकूमत इलेक्शन की तैयारी कर रही है, अवाम के बारे में नहीं सोचती। ये आपका कहना है। और भी लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि बजट जो है इस दफ़ा जो आ रहा है, वो अलग बात है कि मिनी बजट भी हमारे आने का एक बड़ा ट्रेंड रहा है, तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपकी भी ये राय है कि जी? बिल्कुल सेम मेरी राय तो बिल्कुल जो इनसे मिलती है, मेरे अल्फाज इन्होंने बोल दिए हैं कि अभी जिस तरह से बजट है, ये बजट तो मतलब मिनी बजट के नाम पे हर 3-4 महीने के बाद वैसे आता रहता है, उसके अलावा प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, वो एक अलग है।
टैक्स सैलरी से अलग कट रहा है, उसके बाद जितनी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उस पर अलग टैक्स कट रहा है, तो आवाम तक तो कोई चीज़ नहीं पहुँची। और ये जस्ट एक आवाम को बजट की तरफ ले जाने के लिए बस एक ये चीज़ है जो रिलीज़ दे रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, एक इस तरीके से लेके चल रहे हैं ताकि जो भी डॉलर कम हुआ है, पेट्रोल का दिया है, ये जस्ट एक गेम किया जा रहा है कि मतलब आप जो है बजट की तरफ आगे जो है। इससे कोई वाइब नहीं आ रही, इससे कोई वाइब नहीं आ रही कि हो सकता है कुछ आवाम के वाइब किससे क्या आएगी, मतलब नेगेटिव ही है कि आगे ये फॉर द टाइमिंग जब तक कि ये इलेक्शन वगैरह नहीं होते, इलेक्शन हो जाएंगे वंस एक दफ़ा, देन फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। इलेक्शन ईयर में सरकार या जो भी हुकूमत होती है उसका फोकस आवाम को रिलीफ देना इलेक्शन की वजह से होता है या आवाम का भी कोई ख्याल हुकूमत कर रही होती है? नहीं, इलेक्शन की वजह से होता है तो ज़ाहिर। ओके, तो आपकी क्या राय है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आवाम के लिए भी हुकूमत सोचे और किस तनाजुर में किन किन एरियाज पे सोचे? देखिए, ज़रूरत तो है कि किया जाए, बजट में रिलीफ दिया जाए आवाम को, ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब लग नहीं रहा कि कुछ इतना ज़्यादा होगा। और अगर वक्ती तौर पे दिया भी उन्होंने इलेक्शन की वजह से, तो फिर वो बाद में उसका इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक आता है। जैसे इस दफ़ा रिकॉर्ड पैसे बढ़े हैं कि 25 रुपये बढ़ गए थे, तो पहले कहा रहा था, लेकिन वो 35 रुपये, फिर 50 रुपये भी बढ़े फ्यूल के ऊपर, अब वो कम 8 रुपये और 7 रुपये करके इस तरह हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अब वो चीज़ों पे भी कम किए जाएँ। तो ज़ाहिर है इतना जब ज़्यादा जंप लेते हैं वो कम करने के लिए, तो ज़ाहिर चीज़ें तो इतनी जल्दी कम नहीं होंगी 8 और 7 रुपये पे। और मुझे ये भी बताइएगा कि बीइंग अ वर्किंग क्लास क्या समझ रहे हैं, क्योंकि IMF के प्लान के हवाले से हम मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, 30 जून उसकी आखिरी है, और फिर हुकूमत ये कहती है कि जी अगर हम मुकम्मल नहीं कर पाए तो एक और प्लान की तरफ हम चले जाएंगे, तो इससे कोई आसानी मुमकिन होगी या ये मज़ीद मुश्किल? कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं सामने से कि शराइत इस दफ़ा पहले से ज़्यादा सख्त रखी जाएंगी, क्योंकि हमने पुराने वाला प्रोग्राम जो है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। तो अब रहम करें अल्लाह ताला, क्योंकि वो अभी ये तो इन्होंने अभी से कह दिया है कि बिजली के और गैस के रेट्स जो हैं वो 25% और 30% इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं बजट के बाद। ओके, तो देखिए क्या होता है। सर, वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, अब आप वर्किंग क्लास का हिस्सा हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं और क्या आपके फीलिंग्स हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है। Okay. आगे देखें, उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद अच्छे की है या अच्छे की उम्मीद तो रखनी क्योंकि जैसे इन भाई ने बात की है और टेक्निकली तो बात इनकी बड़ी, अगर हम अच्छे की उम्मीद नहीं रखेंगे तो हमारे लिए आगे की प्रॉब्लम ही है। Okay. उससे बेहतर है अच्छे की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी। वर्किंग क्लास, सैलरी पर टैक्स, यूटिलिटीज़ पर टैक्स, बेतहाशा वो तमाम तर चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टैक्स का टारगेट इस दफ़ा उस तरह से अचीव नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा शॉर्टफॉल ज़रूर रह गया। टैक्स का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ना लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर आप ये देखें महंगाई जितनी बढ़ रही है ना, उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि आपका जो डॉलर है, जो फॉरेक्स है, उसका इंक्रीज़ बढ़ा है। तो शायद इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हमारा नहीं है, लेकिन अगर जो फॉरेक्स का इम्पैक्ट है, जो डॉलर का इम्पैक्ट है, वही हमें सबसे ज़्यादा जो हिट कर रहा है फॉरेक्स की वजह से। अच्छा, अब रिसेंटली हमने ये भी देखा कि रिसेंट पास्ट में एक ही दिन में कुछ ज़्यादा डिक्लाइन हो गया जब ये क्रेडिट कार्ड वाली पॉलिसी चेंज की, तो इसके बाद आप समझते हैं कि मज़ीद यहाँ से कुछ नीचे आने का चांस है? सर, जब तक कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपके पास मुल्क में नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉलर की प्राइस जो नीचे आएगी। ठीक है, वरना वो यही है कि आपके पास जब तक कोई सोर्स, आप हर चीज़ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, जब तक आप इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल। और IMF के फंड में अगर आप बार बार रहेंगे तो? सर, IMF के फंड में पैसे रहेंगे, लेकिन वो आप शायद शॉर्ट टर्म के लिए गेन तो कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई सस्टेनेबल प्लान आपके पास है नहीं ना, कोई रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है ही नहीं आपके पास। आपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आप लास्ट 2 ईयर्स अगर आप टैक्सेस का रेवेन्यू देखेंगे, टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन आपके GST भी 17% से 18% हो गया है, 25% आपने इम्पोर्टेड गाड़ीज पे कर दिया, लग्जरी आइटम्स पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, महंगाई जो है आपकी काबू में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, ये वर्किंग क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है। रेवेन्यू टारगेट्स हम बढ़ा ज़रूर रहे हैं और उसको अचीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि एक फ्लो ऑफ मनी उस तरीके से नहीं आ रहा है, और अगर हम IMF पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर मज़ीद सख्ती आवाम ने बर्दाश्त करनी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम उनकी एक्सपेक्टेशंस जानते हैं। वर्किंग क्लास और ख़वातीन पे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे यहाँ कल्चर में है कि वो ऑफिस के साथ साथ घर के मामलात को भी देख रही होती हैं, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या रीडिंग है? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे क्या कहना चाहेंगी कि बजट आने वाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस, पहले तो ये बताइए, देन लास्ट। बजट एक तो यूजुअली भी आजकल लोगों के पास इस तरह के वो फसाइल नहीं है कि वो आगे जाके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले सकें। बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही हैं, और आगे से अगर बजट भी इस तरह का आ रहा है कि 20-30% टैक्स लग रहे हैं होटल्स में, आसाइशों पे, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़, चाय, पानी, दूध, इस चीज़ों पे, तो हम कुछ आगे जाके और एक्स्ट्रा क्या लें? हम तो इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम
ऐसी चीज़ें जो हमारा हक है एटलीस्ट वो तो मिले। इस तरह का तो बजट हो कि आवाम सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सके और कुछ नहीं, बस इतना ही इतना आप कहती हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? मैं यही कहना चाहूँगी कि बजट जो इस तरह का है वो आए इस तरह के आवाम जो है ना वो यूटिलाइज कर सके उस चीज़ को, कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे दूध दही, इवन कि ये लोगों की बहुत दूर हो चुका है कि अब लोग इस चीज़ को ना, अगर आज मैं गई दूध लेने के तो अगले दिन और महंगा होगा, अगले दिन उससे और महंगा होगा, तो मतलब कुछ फिक्स्ड ही नहीं है ना यहाँ पे कि हर चीज़ की रेट्स हैं वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से महंगाई जो है वो करते चले जाते हैं। बजट अप्लाई होता नहीं है। बजट अगर आता है तो वो दुकानदार अगर उन्होंने 10 रुपये किसी चीज़ के ऊपर बढ़ाए तो वो अपने हिसाब से जो है वो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो मतलब कुछ निज़ाम नहीं है यहाँ पे। ऐसा नंबर्स तो हुकूमत अनाउंस कर देती है बट उसका कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, उस पे उसे फोकस करना चाहिए। उस पे फोकस करना अगर वो रिलीफ भी दे रही है तो वो सही मायनों में आवाम तक है। बहुत शुक्रिया। ये हमारी खवातीन का पॉइंट ऑफ व्यू। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ एक बिजनेस वुमन है, सोफिया आरिफ साहिबा। इनसे हम बात करेंगे कि कब से ये अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई हैं, कितने टाइम से कर रही हैं और क्या क्या मुश्किलात इन्होंने फेस की हैं और क्या क्या चैलेंजेस इनको हैं और फिर क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि 2023 के साल में जो भी हमारी मुआशी सूरत हाल रही है, ये अपकमिंग बजट के हवाले से व्हाट शी एक्सपेक्ट्स। सोफिया बहुत शुक्रिया टीम हमास का अपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितना वक्त हो गया अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया आपने? मुझे तकरीबन 2019 से मैंने स्टार्ट किया ये। ठीक है। वैसे तो मैं काफ़ी ऑन एंड ऑफ करती रहती थी चीज़ें, बट सैलून बिजनेस मैंने 2019 से स्टार्ट किया ना। 19 उसके बाद कोविड। तो मुझे ज़रा बताएं ना कि अप्स एंड डाउन्स किस किस्म के रहे हैं और जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन आप या हम सब का पाकिस्तान का है, तो इसमें क्या वायबल है एक इंडिपेंडेंट खातून का काम करना और फिर उस चैलेंजेस से वो कैसे नबर्द आज़मा हो रही है? जो हमारे मौशी हालात हैं उसके हिसाब से बहुत चीज़ें फ़ेस की हैं। मतलब जैसे प्रोडक्ट्स हम ख़रीदते हैं या हमारी जो पार्लर की कॉस्ट है वो अब जैसे पहले फिर भी एक मैनेजेबल हो रही थी, सही है, अब प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क आना शुरू हो गया। ओके। तो अब काफ़ी चीज़ें ऊपर जा रही हैं और कॉस्ट ऊपर जाती जा रही है और हमें जो है ना उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लाइंट वो एक फ़िक्स माइंड लेके आता है हमारे पास कि जी अभी ये प्राइस थी, अच्छा इसकी ये प्राइस हो गई, और जब हम लेने जाते हैं कोई चीज़ तो हमें रोज़ दिन ब दिन एक शॉक मिल रहा होता है कि चीज़ें स्पेशली कॉस्मेटिक पे और ये मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और हेयर प्रोडक्ट्स, सैलून प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम भी हो गया और फिर करेंसी डेप्रिसिएशन वाला जो सर। अब ज़रा मुझे ये बताया ना कि आपके इस डोमेन में इन चीज़ों का किस हद तक इन्फ्लुएंस है और इससे कितना जो है वो आपका कॉस्ट बढ़ गया? कॉस्ट तो हमारे काफ़ी बड़ा है, इसलिए कि देखें हम अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदने जाती हूँ जिस पे एकदम 40% इंक्रीज़ हो गई हैं प्राइसेस, 40%। कैन यू इमेजिन? देयर इज़ अ ब्रांड विच आई डोंट वांट टू नेम, बट अब उसी प्राइस में मैंने अगर वो कॉस्ट रखी हुई है कि जिसके मैंने उसके चार्जेस लेने, तो फिर मुझे भी वो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। और डेफिनेटली जब मैं कॉस्ट बढ़ाऊंगी तो वो फिर लोग, आपका जो कस्टमर है या जो आपका रेगुलर आपका इनकमिंग जिसे आप डील कर रही हो, तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो क्या आर्गुमेंट करता है कि यार व्हाट इज हैपनिंग? डेफिनेटली वो करते हैं। कि अपकमिंग बजट में कोई सरप्राइजेस हों या कुछ अच्छी चीज़ें हों? उम्मीद तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे अब जैसे इन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस गिराए हैं तो उसमें भी शुक्र है, एक थोड़ा सा इंसान को एक रिलीफ मिल जाता है कि यार क्योंकि पेट्रोल आपका कितना कॉस्ट पड़ती है, आपका आना जाना, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इम्पैक्ट हर चीज़ का। फिर इवन फॉर द एम्प्लॉइज ऑल्सो, दे ऑल्सो फील इट। मैं आपके इस काम के साथ साथ ज़रा घरेलू मामलात के हवाले से भी बात करूँ तो हमारी वर्किंग वुमन जो काम के साथ साथ घर के मामलात को भी देख रही है, उसके लिए वो क्या एक्सपेक्ट करती है बजट से? क्योंकि हमारे यहाँ सालाना बजट तो आता है लेकिन उस सालाना के दरमियान में भी छोटे छोटे बजट्स आ जाते हैं। नहीं, एक्चुअली बेसिकली जो वर्किंग वुमन के अलावा जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। जिससे बात करूँ ये कहती है यार पिछले महीने ग्रोसरी इतने की खरीदी थी, इस महीने ग्रोसरी में 20,000 का हाइक आ गया, ठीक है, 30,000 का हाइक आ गया, इतने ज़्यादा, तो जाहिर है उनको भी मैनेज करना होता है और बहुत मुश्किल है। और मेरी वाकई ये रिक्वेस्ट है कि अब किसी इस तरह किसी चीज़ को थोड़ा तो एंड करें। वर्किंग वुमन परेशान है और घरेलू वुमन भी परेशान है, फिर मैं यही समझूं? जी, बस अल्लाह ताला हेल्प कर रहे हैं, जैसे चला रहे हैं वैसे बस हम भी कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां तो बहुत हैं। तो मतलब हर चीज़ की कॉस्ट होती है ना। घर में भी आप अच्छा सब छोड़ें, सुई गैस के लिए कितनी वो करनी पड़ जाती है। सुबह उठो, मतलब यू हैव टू गेट अ सिलेंडर खरीदो, उसको भरवाओ, ये करो, मतलब हम तो फिर भी शुक्र है, लेकिन मुश्किल हो जाता है ना। एक What if I ask you कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनके क्या
उनका किस किस्म का फीडबैक है, उनके किस किस्म के सवालात हैं जो आपसे पूछते होंगे कि जी अब इन हालात में रेज दें, व्हाट दे एक्सपेक्ट? डेफिनेटली दे डू, मतलब जो कोशिश हो सकती है कर सकते हैं, बट हमारे भी कहीं ना कहीं हाथ खिंचे हुए होते हैं, हम भी थोड़े उसमें होते हैं, कोशिश तो करते हैं इंसान, लेकिन अब सीरियसली अभी एक हाई टाइम आ गया है कि इनको भी थोड़ा सा अब जाके जो है ना, बिकॉज अच्छे अब सबकी काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा एंड करें और प्लीज़ बजट में थोड़ा हमारे लिए सबके लिए एक ऐसा करें कि सब, क्योंकि जो बेचारे लोअर तबके के हैं वो और ज़्यादा, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ, रिलीफ चाहिए एंड दे वांट कि कोई इस तरीके का सरकारी मेजर हो। हाँ, सरकारी लोगों के लिए तो काफ़ी अनाउंसमेंट्स हम सुन लेते हैं, प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है। और आप चूँकि इम्पोर्ट बेस्ड जो भी मामला हैं वो और भी ज़्यादा थोड़ा से मुश्किल होते जा रहे हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन भी है, और फिर जैसे आपने बात की तो हुकूमत वक्त का हाथ भी उस तरीके से खुला नहीं हो सकता क्योंकि IMF की कंडीशंस हैं, क्योंकि बजट हमारा पहले IMF के पास चला गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारा बिज़नेस का तबका, हमारी बिजनेस वूमन क्या सोच रही है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस फिर मीट हो पाएंगी या फिर मामला ऐसी टाइट रहेंगे? यार कोशिश, उम्मीद तो अच्छे की करते हैं, लेकिन मतलब जिस हिसाब से करेंसी हमारी डिप्रिशिएट कर रही है तो उस हिसाब से तो काफ़ी ज़ाहिर है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज़ अब आप अगर देखें तो कुछ भी लेने जाएं आप, और कोई भी इम्पोर्टेड आइटम लेने जाएं तो उसमें काफ़ी जो है ना कॉस्ट हाई हो जाती है, तो फिर बंदे को मुश्किल होती है, क्योंकि ज़्यादातर अब हमारी खुद की इतनी प्रोडक्शन तो है नहीं ना, हम तो डिपेंड करते हैं कि हमारे सारी चीज़ें जो आती हैं सप्लाईज आती हैं, तो उसके ऊपर जाहिर है फिर ये लोग करते हैं प्रॉब्लम। और पिछला साल तो सारा गुजरा ही ये था कि सारी चीज़ें जो है उन्होंने बंद कर दी थी, मतलब इम्पोर्ट आइटम बंद कर दिए हैं। एक या तो फिर ये इस तरह हो कि जी इम्पोर्ट आइटम बंद कर दिए तो अपने आइटम्स को इतनी वो करें लोकली इस तरह की, बिकॉज हमारे पास भी इतनी तो है कि हम अपनी चीज़ों को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक सरकार ने स्टेप लिया, डॉलर रेट ओपन मार्केट में थोड़ा सा नीचे आ गया 15 से 20 रुपए तक की, और अभी भी शायद ये वाइब्स हैं कि मज़ीद थोड़ी सी आ जाए। कमोडिटी प्राइसेस की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आ गई, दो कि हुकूमत के पास ऐसा कोई क्वेश्चन इस वक्त नहीं है क्योंकि वो अपना रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि टारगेट मीट करना है। तो ये फैक्टर्स आप क्या समझती हैं कि कोई वे आउट आपके लिए लेकर आएगा कि आपकी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए? तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है, बिकॉज और दूसरी बात ये भी है कि मैं ये भी जो पता नहीं, एक सबसे मेरी तो शायद रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट तो जो प्राइस बढ़ाती हैं, जो हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो अपने पड़े हुए आइटम्स की ही कीमतें उसी वक्त के वही कर देते हैं। ये एक चेकिंग होनी ज़रूर चाहिए लाजमी, कितने भी जो हैं कि आप चेक करें कि अगर वो प्राइस आपने इंक्रीज़ की है तो उससे ज़्यादा वो दो हुकूमत के पास प्राइस मैकेनिज्म को चेक करने की टीम ज़रूर मौजूद है, बट वो इफेक्टिवली करनी चाहिए, स्पेशली जितने भी हैं बड़े बड़े शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लग्जरी आइटम्स पे, ये लोग अपनी मर्जी से वो सारी प्राइसेस इन्होंने रखी हुई होती हैं, तो इस पर ज़रूर एक चेक होना चाहिए। वी डू एक्सपेक्ट एंड वी डू रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि भाई अब हमें ईज़ दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोफिया आरिफ हमारे साथ मौजूद थी, बिजनेस वूमन है, अब कहती हैं कि जी हमें रिलीफ दिया जाए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ताकि काम बढ़ सके बजाय इसके कि वो श्रिंक हो। जो अब तक की पॉलिसीज़ हैं और जो आने वाला बजट है उसमें जो भी चीज़ें इस वक्त आ रही हैं सामने, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मज़ीद चीज़ें रिलीफ के बजाय थोड़ी सी मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। तो स्टे पॉजिटिव ये कहती हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं हुकूमत वक्त से। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी, मज़ीद के स्टेक होल्डर से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के एक सीजन बिजनेसमैन से, जो चाहे इक्विटी मार्केट हो या और जो डिफरेंट हमारे डोमेन्स हो बिज़नेस के, उनके शरीक भी हैं और काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू उनका अहमियत रखता है। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि इस पॉइंट पे वो क्या मामला को देखें। अरे भाई बहुत शुक्रिया टीम हमवास को अपने वक्त दिया। नाउ मुझे याद है पिछले साल मैंने आपसे गुफ्तगू की थी और हालात कुछ इसी तरीके से थे जो आज की सूरत हाल है। बजट की तरफ हम जा रहे हैं, IMF के मामला भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, हम प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से कहते हैं कि जी हम कंप्लीट कर पाएंगे, फिर नए प्रोग्राम की बातें हो रही हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन कैसा देख रहे हैं सिनेरियो को एंड व्हाट यू एक्सपेक्टिंग? आई थिंक ये IMF का प्रोग्राम जिस तरह सब कहते हैं इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान,
अभी 2 दिन पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो है एक मीटिंग थी जिसमें 7-8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसमें मैं भी शामिल था। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो शेयर किया और बताया कि उन्होंने कोई IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से जो है 1 घंटा गुफ्तगू की फ़ोन पर, और उस पर फिर उनको यकीन दिलाया कि हम ये प्रोग्राम के लिए कमिटेड हैं। और उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है वो पेंडिंग हैं। एक तो उन्होंने कहा कि IMF का ये डिज़ायर था कि हम उनसे बजट जो है वो शेयर करें, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया और हमने वो उनको बजट जो है वो भेज भी दिया है। दूसरा उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आप डॉलर का जो है वो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का डिफरेंस को जो है वो कम रखें। ठीक है, तो उस पर वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम उनको 3% डिमांड कर रहे थे, हमने कहा कि 5% के अंदर जो है वो डिफरेंस होना चाहिए पाकिस्तान के डायनामिक्स को जो है वो देखते हुए। तो उस पर भी हमने देखा कि परसों और कल में जो एक सर्कुलर निकला और उसके बाद हमने देखा कि ओपन मार्केट प्राइसेस जो है वो नीचे आई था। आई थिंक वो भी जो IMF का डिज़ायर है उस डिज़ायर को मीट करने के लिए ऑलरेडी वो एक्शन किया और वो बहुत सही एक्शन है। क्योंकि ये जो है वो ठीक नहीं है कि हम इंटरबैंक मार्केट को ऊपर करें, हम जो है ओपन मार्केट को जो है वो नीचे लाएं और ये डिफरेंस कम करें। तीसरा जो कंडीशन जो है उन्होंने बताई कि वो हम अपने फ्रेंडली कंट्री से जो अरेंजमेंट्स करनी है फंडिंग की, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो है अपने फ्रेंडली कंट्रीज से जो है वो काफ़ी उसको अरेंजमेंट हमारी हो गई हैं, वो हम उनसे शेयर कर लेंगे। तो उस बेसिस पर वो ये होप कर रहे थे कि बाय बजट या एटलीस्ट बाय एंड ऑफ जून जो है वो हमारा ये 9th रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 9th रिव्यू कंप्लीट होगा तो ज़ाहिर वो जो भी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, और वो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है बड़ा क्लियरली कहा कि हम पहले 9th रिव्यू को पूरा करेंगे, फिर 10th रिव्यू की बात जो है। नाउ सिंस यू वर इन द मीटिंग और ये चीज़ें उधर डिस्कस हुई हैं, लेकिन जो उससे पहले खबरें आना शुरू हुई कि जी हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, फिर नए प्लान की तरफ जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं और इससे आप क्या समझते हैं कि किस हद तक नुकसान होगा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे या बिजनेस कम्युनिटी पर? आई थिंक उसमें भी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की से मंसूब किया गया स्टेटमेंट था, तो वो कह रहे थे कि हमारा कोई सेकंड प्लान है, बट आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें तो जो है उन्होंने कहा कि कोई सेकंड प्लान नहीं है, हम ये कि IMF के साथ ही जो है वो ये प्रोग्राम पूरा करेंगे और हमारी इसके साथ जो है वो कमिटमेंट है। और मैं ख्याल होना भी ये ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉलिसी मेजर्स थे, स्टेप्स थे, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट फैसले तो पहले कर ही चुकी है। ठीक है, तो सारी सब्सिडीज़ विड्रॉ कर ली हैं, ये सब कुछ काम जो है वो कर लिया जो पॉलिटिकली अनपॉपुलर होते हैं। तो अब आई थिंक बेहतर यही है कि वो इस प्रोग्राम के साथ चलें। और ये रिव्यू मुकम्मल होगा तो शायद अगले प्लान में हमें ज़्यादा आसानी या रिलीफ होगा, बजाय इसके कि फिर वो एकदम और टाइटन पॉलिसी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि जो नंबर्स हैं तो वो बताते हैं कि जी हम उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे? मेरे ख्याल में पहुँच जाना चाहिए। इसलिए कि देखें पाकिस्तान के लिए जो ये इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बगैर भी, उस अमाउंट के बगैर भी जो है वो पाकिस्तान अपने आप को मैनेज कर सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है वो IMF की स्टैंपिंग है, और वो IMF की स्टैंपिंग के साथ दूसरी मल्टीलेटरल जो एजेंसीज़ हैं उनकी फंडिंग खुल जाएगी, कमर्शियल मार्केट जो है वो खुल जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो फिर ये है कि फिर दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ जो है वो डिफरेंटली देखेंगे, और जो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी पैसे बाहर ले गए हैं वो भी फिर पाकिस्तान में दोबारा से जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। फ्रेंडली कंट्रीज़ की आपने बात की, मल्टीलैटरल्स, क्योंकि पहले ये था कि जी अगर IMF नहीं तो फिर कोई और भी नहीं, तो वो वेट एंड सी की सिचुएशन दूसरी तरफ से भी हमें बड़ा क्रिटिकली रिपोर्ट भी हुआ और इस पर बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू भी किया ना। व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्टांस उस तरफ है, स्पेशली फ्रेंडली कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एट दिस स्टेज डू यू एक्सपेक्ट कि दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल हेल्प? जी, आई थिंक जो हम सुनते रहे हैं वो यही है कि वो जो फ्रेंडली कंट्रीज़ ये कहते हैं कि आप IMF के साथ जो है वो मामला तय करें, और IMF ये कहता है कि आप ये हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ कमिटमेंट जो है
वो ले आए। तो उससे उनसे भी हमने बात की थी, जो उनकी कंट्री हेड है, कि भाई इनका कमिटमेंट ले आने का मतलब ये है कि सिर्फ जो है रिटन कमिटमेंट ले आए या यू वांट सम अमाउंट ऑन द टेबल। तो उन्होंने कहा बोथ। आने वाले बजट में आपने जैसे कहा कि IMF का नंबर या अमाउंट इस वक्त ज़्यादा वो नहीं है जितना उसका गो हेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे मामला चलेंगे सिंस इलेक्शन ईयर भी है और हमारे यहाँ जो एक पैटर्न होता है, पॉलिटिक्स ज़्यादा ड्राइव करती है इकोनॉमी को, पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला मामला है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? जो थोड़ा बहुत रिलीफ अभी ओवर द वीकेंड हमें दिखाई दिया है, तो हुकूमत इसी वजह से कर रही है कि वो बेयर कर सकती है? आई थिंक ये रिलीफ कोई हुकूमत ने नहीं दिया है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ऑयल की गिरी है। तो जब वो ओगरा ने कैलकुलेशन की तो उसके हिसाब से ये जो है वो रिलीफ बनता है। कितना वक्त आप समझते हैं कि बेस इफेक्ट से हम निकल पाएंगे जो अभी तक महंगाई का, क्योंकि 43 आई बिलीव, लेकिन अभी भी 38 इज़ दी हाईएस्ट नंबर अगर 1965 के बारे में जो नंबर्स आ रहे हैं, तो कितना वक्त आप समझते हैं कि इसमें लगेगा? मुझे ये लगता है कि जुलाई ऑनवर्ड जो है वो आप इन्फ्लेशन रेट जो है गिरना जो है वो देखेंगे, तो गिरता रहेगा। एंड अगले फरवरी मार्च में जाके ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 10-12% पे जो है फॉर द मंथ पे आ जाएगा। तो हमारा एवरेज इस वक्त 27% है साल का। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये हमारा एवरेज रेट जो है वो 14% 15% के करीब जो है वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो है कोई फर्दर रिलीफ देने के लिए तो स्पेस मेरे ख्याल से नहीं अवेलेबल है। ठीक। अब यही है कि जो एडिशनल बर्डन है, जो बात हो रही है कि जो हमारा करंट ईयर का जो FBR रेवेन्यू टारगेट जो है वो 7.6 ट्रिलियन था, जो मैं ख्याल 400 बिलियन के करीब जो है वो शॉर्टफॉल नज़र आता है। अगले साल की बात हो रही है 9.1 ट्रिलियन, जो मैं समझता हूँ कि वो हार्श होगा, हाई बहुत ह्यूज नंबर है सर, ये ह्यूज नंबर है। तो उस पर वो इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू है कुछ तो जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो बढ़ता है, कुछ जो है वो ग्रोथ की वजह से बढ़ता है, और कुछ फिर नए टैक्सेशन मेजर्स होते हैं। और नए टैक्सेशन मेजर्स में अगर जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर लोड करेंगे तो वो डिज़ास्ट्रस होगा। जो सेक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं FBR रेवेन्यू में, उनको जो है वो टारगेट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसमें जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर है, वहाँ से जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। मीन्स के हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हम ये समझिए कि उसमें हम अपनी चादर से पाँव जो है वो बाहर कर लेते। और मैं ये देख रहा था कि पिछले 10 साल में जो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान ने $86 बिलियन किया, उस पर कोई $38 बिलियन के करीब उन्होंने इंटरेस्ट पे किया। तो $125 बिलियन तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट के मद में जो है वो पाकिस्तान के गए हैं। और इतना ही पाकिस्तान का जो है वो फॉरेन करेंसी डेट है। इसका मतलब बाकी तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ने मैनेज की हैं। भाई ये करंट अकाउंट डेफिसिट का लोड जो है वो बोरोड मनी से जो है वो किया हुआ है। कि मार्च में जो है वो $650 मिलियन का सरप्लस था, और जो है वो अप्रैल में जो है 17-18 मिलियन का सरप्लस था। इसको करने के लिए डेफिनेटली जो है वो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगी है। इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो नहीं चल पा रही हैं, फिर उनकी तरफ से जो रेवेन्यू का एक कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं हो पा रहा, तो वो एक साइकिल बड़ा तरीके से डैमेज हुआ है या डिस्टर्ब हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हम अपने इंटरनेशनल अगर ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे कर पाते तो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। तो अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट को जो है वो अवॉइड करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। फिर इसमें जो है वो इंपोर्ट्स को जो है प्रायोरिटाइज करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें गवर्नमेंट जो है वो इसको इंश्योर करे कि ऑन मेरिट ये चीज़ें करें। 3 ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिन पे फौरी फोकस हुकूमत वक्त करना चाहिए, तो शायद हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी अगेन हो, लॉन्ग टर्म तो फॉर श्योर हो गई होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल। अब उसके लिए ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, रेमिटेंस बढ़ाएं, इंपोर्ट को जो है वो कंटेन करें।
दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बिजनेसेस को तो इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद गवर्नमेंट को करते हैं कि इनकी जो भी हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से उनका जो डेट सर्विसिंग अमाउंट जो है वो इतना बढ़ जाता है कि ये एडिशनल रेवेन्यू सबको वो ईट अप कर जाता है। इसलिए वो एक नंबर होता है जिसको हम जो है प्राइमरी डेफिसिट या सरप्लस कहते हैं। तो ये प्राइमरी सरप्लस तो जो है वो ले आएंगे, लेकिन ओवरऑल बजट डेफिसिट को वो बड़ा कर देता है, तो उसको जो है वो ठीक करना ज़रूरी है। तो मैं अक्सर प्राइम मिनिस्टर को भी कहता हूँ कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गवर्नर स्टेट बैंक के कमरे में बैठ जाता और मैं कहता भाई ये रुपया को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो और मैं इंटरेस्ट रेट को जो है मैनेज करो। अगर दो चीज़ ये अगर हम करते हैं तो इन्फ्लेशन भी वीक रुपए की वजह से ज़्यादा होता है और जो बजट डेफिसिट है वो भी हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है। तो दो चीज़ें कर दें तो ये बहुत बड़ा। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को हम करें, डिफेंस में हम जो है वो सेविंग्स लाएँ। हम मुझे लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये बड़ा ज़ाया होता है। ये हर साल हम पीएसडीपी जो है वो इतना बड़ा अमाउंट जाता है, वो लोगों में पार्लियामेंटेरियन में पैसे बांट रहे होते हैं, वो जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के अंदर करना चाहिए। चौथी चीज़ ये कि प्राइवेटाइजेशन पे तवज्जो दें। ये सारे इदारे इनएफिशिएंट हैं, लॉसेस कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को ईट अप कर रहे हैं, तो वो आप दे देंगे तो बल्कि वो फिर टैक्सेस की सूरत में, एफिशिएंट परफॉर्मेंस की सूरत में जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर और रेवेन्यू का बेस फिर हुकूमत को अपना फ़ायदा देगा। लास्टली एक बार फिर ये बात अब आ गई है, इस साल इलेक्शन ईयर की तरफ भी खबरें हैं, तो बीइंग अ बिजनेसमैन ये बजट आप किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आवाम के लिए होगा? क्योंकि हुकूमत के बारे में आपने कहा कि जी कोई उनके पास इस वक्त एरिया नहीं है कि वो किसी भी किस्म का फेवर दे सकें, तो दे आर फुली ऑक्यूपाइड, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जी देखिए, बजट में तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा सब्सटेंशियल सब्सिडीज़ होंगी आम आदमी के लिए। ठीक है, टारगेटेड सब्सिडीज़ कुछ हो सकती हैं जिसमें ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड में जो है वो कुछ अलाउंसेस जो है वो बढ़ा दें या कहीं कहीं वो टारगेटेड सब्सिडी जो है वो करें, बट फिर अगेन चैलेंज होगा कि उसके रिसोर्सेज जो है वो कहाँ से जो है लाएंगे। लेकिन चूँकि अभी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर रही हैं, चूँकि अभी जो है वो बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आने की उम्मीद है अगले साल में। इलेक्शन ईयर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में के सूरत में जो है वो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमने अपनी इकोनॉमी की खातिर जो है वो अपनी सियासत को हमने जो है वो कुर्बान किया है, तो उस पर तो ऑलरेडी कर लिया उन्होंने। अब उसमें कुछ और करने के लिए ये नहीं है, बस बेहतर ये है कि अब ये इन्फ्लेशन नीचे आए। इलेक्शन जो हैं वो तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो अक्टूबर में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग और वो होंगे, और उसके अंदर जो है वो प्लान्स जो होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है रिवाइवल के प्लान्स क्या हैं कि कैसे वो जो है इस मुश्किल से पाकिस्तान इकोनॉमी को जो है वो निकाल सकेंगे, और उसी पर मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो अपने नुमाइंदे चूज़ करेंगे। आरिफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पॉइंट हाईलाइट किए हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट और करेंसी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना है, ये बड़े अहम नुकात हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट इस वक्त इस तरह की सपोर्ट कोई नहीं दे सकती क्योंकि सिचुएशन उसकी बड़ी टाइट है, आरिफ साहब का ये कहना है। अब देखना ये है कि आने वाले दिन में जब ये बजट की स्पीच होती है तो वो क्या अपने साथ मामलात को लेकर आती है, फिर उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे और भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।